हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रकाश चैप्टर में यानी लाइट, इस चैप्टर में आज देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाता है, ये चीज़ अपन सीखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब बनाना हो, इमेज बनाना हो, तो इसके नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन बस आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखा था कि जैसे अगर ये कोई दर्पण है, ठीक है, तो ये तो आपका अवतल दर्पण रहा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है और इस दर्पण से जब टकराती है, तो टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो परावर्तन यानी परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। तो ये रहा फोकस, ये पहला नियम है। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है, तो ये मुख्य फोकस से आती हुई लगती है, मतलब इसका मुख्य फोकस आपका ये रहा। ठीक है, और इसका मुख्य फोकस ये रहा। तो ये होता है पहला कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरती है या आती हुई लगती है, पहली बात है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अगर किसी प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष से गुजारते हैं, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजारते हैं, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला है। इसमें देखिए अगर इसमें हम बात करें तो इसमें भी यही है कि हम चाह रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण इससे पास हो, इसके मुख्य फोकस से पास हो, लेकिन क्या होता है कि जब ये इससे टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तन होता है, तो ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, दो तो आपको समझ में आ गया। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से गुजरती है, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से गुजरे तो परावर्तन के बाद ये अपने पाथ से वापस चली जाती है, अपने रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे भी हम यही कहानी देखते हैं कि अगर ये आपका वक्रता, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण हम भेज रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी यहाँ से, तो अगर ऐसे प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के बाद ये अपने रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये तीन तो समझ में आ गया। अब जरा हम चौथे पॉइंट की बात कर लें, तो चौथे में हम ये बोलते हैं कि अगर किसी प्रकाश की किरण को हम इसके ध्रुव पर यानी कि पोल पर गिराते हैं तो परावर्तन के बाद उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है, वापस लौट नहीं जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये रहा और ये रहा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? इसमें भी आप जरा इस चीज़ को समझिएगा कि अगर हम किसी प्रकाश की किरण को इसके ध्रुव पर ऐसे डालते हैं तो परावर्तन के बाद ये उतने ही एंगल पर ऐसे आ जाती है। ठीक है, मतलब ये आपका थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा होता है। तो नॉर्मली आपको ये चार बातें ध्यान रखनी है। अगर ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान है तो अब आप आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें ना बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ऐसा होता है। अब हमारी हेडिंग होगी कि अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, हम इसमें ये कहेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाई
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाएगा, अपन उसी चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा किस तरीके से बनाया जाएगा। तो अवतल दर्पण द्वारा कहेंगे बाई कॉनकेव मिरर, बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा। देखिए हम ना आपको समझा दे रहे हैं पहले ही, जैसे ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब देखिए प्रतिबिंब बनाना है तो हम वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे उस चीज़ को देखिए। इसको फोकस मान लीजिए, इसको आप कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र ये मानिए। पहले आप रखेंगे वस्तु को अनंत पर, तो पहली चीज़ होगी कि वस्तु को आपने रखा है अनंत पर। जब वस्तु आपकी अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखेंगे। दूसरा होगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में ये रखेंगे। तो अब देखिए तो समझेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा देखिए अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर यानी सी पर। चौथा हम समझते हैं कि चौथे को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ये रखेंगे। सी और एफ के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर हम रखेंगे एफ पे, एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठे की बात करें तो हम रखेंगे एफ और इस पी के बीच में, तो एफ और पी के बीच में रखेंगे, फिर देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसमें 6 देखना है अपने को, 6 जगह रखेंगे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में, देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपने को समझना है। आप क्या करिए ना, एक एक समझते चलिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। या फिर अपन कोशिश करते हैं कि देखें कितना अपन इसमें बना सकते हैं, वही देख लेते हैं। देखिए पहले की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये अनंत पर, हम वस्तु की बात कर रहे हैं कि वस्तु को अपने को कहाँ रखना है, तो वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर। अब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण। जरा गौर से समझिएगा इस चीज़ को, ये आपका अवतल दर्पण। देखिए हम बाकी चीज़ें बाद में रख लेते हैं। वस्तु को आपने कहाँ रखा है, अनंत पर। जब वस्तु को आपने अनंत पर रखा है तो अनंत से जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। ऐसे प्रकाश की किरण आई, एक और भेज देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 परावर्तित किरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो आपतित ये भेजते हैं, दूसरी आपतित ये भेज देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको पता है रूल के हिसाब से कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से गुजरती है। तो ये आपका मुख्य अक्ष रहा, यहाँ से तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से। तो ये आपकी परावर्तित किरणें हो गई, एक परावर्तित किरण ये, दूसरी ये हो गई, और ये आपका है मुख्य फोकस यानी एफ। तो अब यही चीज़ हम समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। अच्छा, प्रतिबिंब को अपन बोलते हैं इमेज। अब इसके बारे में तो सबसे पहली बात है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले बोलेंगे इसमें स्थिति। अच्छा, स्थिति को अपन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, यानी हम बात करने वाले हैं पोजीशन की। तो देखिए पोजीशन कहाँ है, तो कहेंगे एफ पर। कहाँ पर, एफ पर। तो जो इमेज है यानी प्रतिबिंब वो कहाँ पर है, एफ पर, यानी फोकस पर। पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें अपन करने वाले हैं ये कि ये उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा।
ठीक है, देखिए हम स्थिति की बात करते हैं, फिर साइज की बात करते हैं, फिर नेचर यानी प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, तो साइज की ज़रा बात कर लें। साइज का मतलब आकार। तो दूसरा हम बात करेंगे आकार के बारे में। आकार का मतलब साइज। देखिए साइज में हम बोलेंगे कि देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक बिंदु की तरह। जब आप वस्तु को बहुत दूर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। छोटा मतलब लगेगा ना जैसे बिंदु है, मतलब ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट साइज। तो हम इसको कहते हैं कि ये कैसा दिखेगा, बिंदु के आकार का या बिंदु ऐसा, ये इसका आकार है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रकृति के बारे में। प्रकृति को बोलते हैं अपन नेचर। नेचर, अब देखिए नेचर में हम ये कहेंगे, देखिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। वास्तविक क्यों होगी, क्योंकि जो दो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को सही में कट कर रही हैं। और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने देख रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर प्रकृति की बात करें तो हम प्रकृति में ये बोलेंगे कि वास्तविक होगा। आप ये समझ गए ना कि दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम कहेंगे कि वास्तविक। और वास्तविक को बोला जाता है रियल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें रियल और उल्टा। प्रकृति में ही ये चला जाता है, रियल व उल्टा। उल्टा को बोलेंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, उल्टा को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, अब फिर से ज़रा एक बार और समझ लीजिए इसको। हमने कहा कि वास्तविक, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो परावर्तित किरणें अगर सही में एक दूसरे को कट करें तो जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब सही में दोनों कट करेंगी तो हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए जी अब हम दूसरे को देखते हैं। देखिए इसमें ना आपको क्या, इमेज की पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एकदम एग्जैक्ट अपन इसमें फ़ोटो बना नहीं पाएंगे कि जहाँ पे रखें एकदम वहीं बन जाए। तो हम पोजीशन बताएंगे और पोजीशन के बाद इमेज की भी पोजीशन बताएंगे। आपको डायरेक्टली ये बात याद होनी चाहिए। देखिए अब हम कहाँ रखेंगे, पहला तो हो गया कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। दूसरा हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये रहा आपका वक्रता केंद्र यानी C, और अनंत, अनंत इसके बाद है, और ये आपका F है, फोकस। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। तो आप ना वस्तु को यहाँ रख दो ऐसे, ये आपकी वस्तु है। अब क्या करने, देखिए तरीका हम बता रहे हैं। एक प्रकाश की किरण को आप इसके गर्दन से सीधे भेज दीजिए, और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये आपकी मुख्य फोकस से गुजरी। दूसरी प्रकाश की किरण आप क्या करिए, इसके फोकस से गुजार दीजिए। तो जब दूसरी प्रकाश की किरण इसके फोकस से आप गुजारेंगे ऐसे, तो ये यहाँ टकराएगा। टकराने के बाद आपको पता है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए फोटो की बात है ना, हम आपको पहले ही बताएं, एकदम एग्जैक्ट बनेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये जहाँ कटिंग पॉइंट है वहीं प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया। अगर इसको ए बी मान लीजिए तो ये आपका ए डैश और ये बी डैश होगा। और बाकी अब समझिए आगे की कहानी। हम बात कर रहे हैं अब कि जो इमेज है, इमेज प्रतिबिंब ये बना, इसकी पोजीशन यानी स्थिति कहाँ है, एफ और सी के बीच में। तो हम कहेंगे कि जो इमेज बना है एफ और सी के बीच में बना है, एफ व सी के बीच ये बना है। ठीक है, अब आगे आकार की बात करें तो वस्तु से आकार छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम कहते हैं छोटा, यानी वस्तु का आकार कैसा है, छोटा है। छोटा को बोलते हैं अपन स्मॉल,
ये साइज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं? बिल्कुल कट कर रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और आपको मैंने बताया कि उल्टा भी, तो हाँ बिल्कुल उल्टा, यहाँ गर्दन ऊपर है, यहाँ गर्दन नीचे है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा, समझ बात आई? चलिए, ये तो हम समझ गए कि वस्तु को हमने रखा था C और F के, सॉरी, अनंत और C के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये आपका C रहा, इधर कहीं आपका F रहा। अब यहाँ समझिए, एक प्रकाश की किरण को हम इसके समांतर भेजते हैं, गया। अब ये परावर्तित होके कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से, ये हो गया, ठीक है। एक प्रकाश की किरण को आप भेजेंगे यहाँ से, फोकस से, ये जाएगा और टकराएगा। टकराने के बाद ये एक मिनट, थोड़ा सा ना इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा ये इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये इसके समांतर हो जाएगा, ये तो ये हो गया इसके समांतर। अरे फोकस से पास होगा तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो ये हो गया। अब देखिए, ये इमेज जो बनेगी वो C पर ही बनती है। हमने बताया आपको, बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। C पर ही बनती है। तो वस्तु की पोजीशन कहाँ है? तो कहेंगे C पर। अच्छा, अगर प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाए तो पोजीशन, प्रतिबिंब कहाँ बना है? C पर, तो यहाँ भी लिखेंगे C पर, ठीक है। अब देखिए, साइज की बात करते हैं ना, जब प्रतिबिंब C पर बनता है तो वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो इमेज बनेगी वो बराबर बनती है। बराबर का मतलब वस्तु के बराबर, जिसको हम बोलते हैं इक्वल। तो इमेज कैसी बनती है? इक्वल, यानी कि बराबर, ठीक है। अब आगे की बात करें, वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। एक ये और एक ये, दोनों परावर्तित किरणें यहाँ कट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि इमेज जो बनेगी वास्तविक। और देखिए, इसकी गर्दन ऊपर, इसकी नीचे, तो हम कहेंगे कि उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा ये बनता है। कहानी समझ में आई? चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये नंबर, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप नंबर की बात मत समझो, आप बस ये समझो जो समझा रहे हैं आपको, ये हटाओ आप। अब हम C पर रखे थे, अब हम रखेंगे C और F के बीच में, C और F के बीच में, तो ये रहा। अब देखिए, इधर कहीं C रहेगा और इधर कहीं आपका F है, और यहाँ पर हम रखेंगे अब प्रतिबिंब। C और F के बीच में आप वस्तु रखिए। एक जाएगी प्रकाश की किरण इसके समांतर, जो समांतर जाएगी परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये हो गया। एक है ना, अब देखिए, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, एक को यहाँ से भेज दीजिए। तो जब एक को आप यहाँ से भेजेंगे और जब परावर्तन होगा तो जितना कोण ये बनेगा उतने ही कोण पर ये वापस आएगी, ठीक है। उतने ही कोण पर वापस आती है। ज़रा इसको थोड़ा सा, ये आप ऐसे कर दीजिए और ये आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक परावर्तित किरण, दूसरी ये हो गई, और प्रतिबिंब आपका ये बना है, प्रतिबिंब आपका ये बन गया, ठीक है। तो अब कहाँ कहेंगे? अच्छा, वस्तु को हमने कहाँ रखा था? C व F के बीच, C व F के बीच आपने ये रखा है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? C से परे, आप ये बोलते हैं इसको कि C से परे या अनंत और C के बीच में, तो आप लिखेंगे C से परे। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको बोला जाता है बियॉन्ड C या C से परे, ठीक है। अगर आप साइज की बात करें तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, आप साइज बड़ा दिख रहे हैं, तो बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लिखेंगे बड़ा। बड़ा का मतलब यहाँ पर होता है लार्ज, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? लार्ज होगा। बात समझ में आई? वास्तविक, प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक, दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, गर्दन किधर है? नीचे, तो हम कहेंगे उल्टा है। बात समझ में आ रही है?
तो ये हो गया। चलिए, तो ये चीज़ तो समझ गए। अब आगे की कहानी अपन देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ये रहा। अब यहाँ पर देखिए C और F के बीच में तो रख चुके, अब हम रखेंगे F पर। कहाँ रखेंगे? F पर। तो हमने इसको रखा F पर, यानी कि आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ये F रहा। अब देखिए ये हमने F पर रखा है, इधर कहीं आपका C होगा। एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, परावर्तित हुई तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से ही, क्योंकि देखिए ये तरीका है, अपने को ऐसे ही करना है। तो ये अगेन F से ही गुजरेगी, ऐसे ये गुजरी, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से भेज देते हैं, ये यहाँ से। तो ये क्या होता है, जब ये ऐसे आएगी तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ना, इसको थोड़ा और सही कर देते हैं, ये रहा। अरे कहाँ जा रहे भैया, ये आपका ये रहा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके करीब जाता है, और करीब जाता है, ये कहीं एक दूसरे को कट करते हैं, लेकिन कट करने की पोजीशन अनंत होती है, ठीक है। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा है? वस्तु को हमने रखा है F पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो इसमें होती है, देखिए ये एक दूसरे को कट करते हैं लेकिन बहुत दूर कट करते हैं, इसीलिए बोल देते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो अनंत है, यानी अनंत पर, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो जब अनंत पे बनेगा, आप देखेंगे बहुत दूर बनेगा, तो ये बहुत बड़ा बनता है। तो इसको हम लिखते हैं बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब की साइज क्या होती है? बहुत बड़ा। इसको बोलते हैं हाईली लार्ज्ड, हाईली लार्ज, ये होता है, ठीक है, हाईली लार्ज्ड। अब देखिए प्रकृति की बात कर रहे हैं, वास्तविक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक आपका परावर्तित किरण, ये दूसरा ये, एक दूसरे को अनंत पर कट कर रही है, लेकिन कर तो रही है ना। तो जब कर रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा, उल्टा बनेगा, क्यों? क्योंकि इधर ही बन रहा है, तो ये बनेगा उल्टा। तो बात समझ जाइएगा ये चीज़ कि ऐसे होता है और ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है कि अगर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जरा समझिए आगे। हम वस्तु को रख रहे हैं F और P के बीच में, ये आपका P है और ये आपका F है, हम कहीं बीच में इसको रख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण को ऐसे भेजा, तो ये आपकी फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, ऐसे। अरे इसके समांतर भेजेंगे तो फोकस से ही गुजरेगी। और एक को हम भेज देते हैं इधर से, ठीक है। जब यहाँ से भेजेंगे तो जितने कोण पर है उतने कोण पर वापस आएगी। जरा इसको ना देखिए, ये ऐसे हो गया है, लेकिन आगे जब बढ़ाएंगे आप तो आगे ये एक दूसरे को कट करते हैं, कहीं ना कहीं कट करते हैं, और ये मान लेते हैं यही कट करते हैं, तो ये होता है, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब बना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने कहाँ वस्तु को रखा है, तो हम बोलेंगे F व P के बीच, F व P के बीच ये बनता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। ये आपका ये दर्पण है, तो हम कहेंगे दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ आपका बना? दर्पण के पीछे, ये आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। साइज में आप क्या बोलेंगे? साइज में बोलेंगे बड़ा। आप यहाँ बहुत बड़ा नहीं बोलिए, आप बोलिए यहाँ पे बड़ा, यानी कि लार्ज, यानी कि लार्ज। तो जो साइज होगी वो क्या होगा? लार्ज, यानी कि बड़ा। तो ये हो गया बड़ा, जिसको बोलेंगे अपन लार्ज। ये बात ठीक है। वास्तविक होगा कि आभासी होगा? तो आप कहेंगे आभासी होगा। क्यों? क्योंकि ये दो परावर्तित किरणें जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, कट करती हुई लग रही हैं, वो भी दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये बनेगा आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा।
आभासी को हम बोलते हैं वर्चुअल, ये होगा वर्चुअल, ठीक है। उल्टा की सीधा, तो अब बोलेंगे सीधा। प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी भी गर्दन ऊपर की तरफ है, इसकी भी गर्दन ऊपर की तरफ है, मतलब कैसा बना? सीधा। और सीधा को अपन बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाता है ये अपन सीख चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाना होता है, तो हम आपको एक बार मेमोराइज करा दे रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको मेमोराइज करा दे रहे हैं कि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए हम फोटो में ही आपसे बताते चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं। देखिए आप ना थोड़ा जो भी आपको अभी बताया गया है वो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। पहली बात है कि हमने रखा अनंत पर, तो जब हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो जब हम वस्तु की बात कर रहे हैं तो ये वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इमेज, वस्तु को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट, ये रहा। तो जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु जब अनंत पर होता है, वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आपने देखा अनंत और कर्वेचर, ये F है, C है। अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है जब वस्तु, यानी कि अनंत और C के बीच में, तो जो वस्तु होती है, जो प्रतिबिंब होता है C और F और C के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? F व C के बीच में। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात कर रहे थे कि कर्वेचर पे रख रहे थे, मतलब वक्रता केंद्र पर रख रहे थे, तो प्रतिबिंब भी यहीं बन रहा था। यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और F के बीच में। तो वक्रता केंद्र व F के बीच में जब रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ये समझ में आया? अब आगे की कहानी, जब हम वस्तु को रखते हैं F पर, जब वस्तु को हमने रखा F पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। जब हमने वस्तु को रखा F और P के बीच में, F और P के बीच में, तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे, F व P के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे। वास्तविक काल्पनिक की, अगर वास्तविक आभासी की बात करें तो केवल यहीं पर आभासी बनता है, बाकी यहाँ पर हर जगह वास्तविक बनता है। तो आप याद रखिएगा कि केवल एक कंडीशन आती है जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु की स्थिति होती है F और P के बीच में। समझ गए बात को? चलिए जी, अब आगे की कहानी अपन समझते हैं। अब देखिए इमेज देखेंगे किस तरीके से उत्तल दर्पण के द्वारा किस तरीके से इमेज बनाई जाती है, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, यानी कि हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स मिरर, बाई कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है, बस दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब दो ही स्थिति होती है वस्तु की और प्रतिबिंब भी आपका दो ही बनता है। तो इसमें एकदम दिमाग नहीं लगाना है, आप आराम से समझ सकते हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है। आपने पॉलिश इधर कर रखी है। हम आपको ना स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहे हैं कि मतलब आपको नॉर्मली, आप क्लास 10th में हैं तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है।
जब आप 12th में जाते हैं, 11 12th में, तो वहाँ पर जब ये चैप्टर आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एरिया ब्रॉड होता है, लेकिन अगर आप बेसिक समझ जाते हैं ना तो वहाँ पे समझना आपके लिए बहुत आसान होता है। अब देखिए वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर। पहला कहाँ रखेंगे? अनंत पर। दूसरा देखिए ये है P और अनंत, इसके देखिए जो भी कुछ है, फोकस, कर्वेचर, मतलब वक्रता, केंद्र, फोकस, सब कुछ तो इधर है। तो इधर तो कोई स्थिति ही नहीं है, तो केवल आप अनंत और एक बार अनंत पे रखेंगे, दूसरी बार अनंत और P के बीच, अनंत और P के बीच में। तो यहाँ पर हम रखेंगे वस्तु को कहाँ पर? अनंत व P के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच, ऐसा रखेंगे। ठीक है, अब जरा समझिए, अगर अनंत पर हम रखते हैं तो एक प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद आपको पता है कि ये ऐसा लगता है कि फोकस से आ रहा है, ऐसा। तो ये आप इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से भी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ऐसे। ठीक है, मतलब ये आप ऐसे कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एक जगह ऐसा लग रहा है कि अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे ये मिलेंगे, और मिलने की पोजीशन फिर क्या होगी? ये फोकस होगा। आपको ये पता है कि ये फोकस होगा। तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें, प्रतिबिंब के बारे में, देखिए हम प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके स्थिति की बात करते हैं, यानी कि इमेज की स्थिति, पोजीशन की बात करेंगे, तो कहेंगे कि ये F पे बनेगा, यानी कि फोकस पे। ठीक है, अगर हम इसके आकार की बात करें, अगर हम इसके आकार की बात करें तो आकार आप देख रहे हैं कितना है? बहुत छोटा सा, यानी कि बिंदु साइज, यानी कि ये बिंदु, ये होगा। तीसरी होती है इसकी प्रकृति। तो प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति की बात करें तो देखिए ये क्या होगा? आभासी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कट करते हुए लग नहीं रही हैं, लेकिन हाँ इनको बढ़ा रहे हैं तो कट कर रही है, यानी कि ये क्या होगा? आभासी। आभासी का मतलब आपको पता है वर्चुअल होता है। ठीक है, और सीधा की उल्टा तो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल, कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो दर्पण लगे होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनको आप देखते हैं कि जो पीछे आपको वस्तु, कोई भी गाड़ी आ रही होती है तो वो आपको सीधा दिखता है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब इसी दर्पण का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछेगा तो समझ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आभासी और सीधा बनाएगा। ठीक है, अब देखिए हम रखेंगे अनंत और P के बीच में। तो अनंत और P के बीच में आप कहीं पर भी रख दीजिए। एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा पीछे बढ़ाते हैं तो ये लगता कहाँ से? फोकस से आ रही है। दूसरा हम यहीं से ध्रुव से ऐसे भेजेंगे और ये आपका ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी। इसको भी ज़रा पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कट कर रहा है, ये चीज़। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका F है और ये आपका P, इधर कहीं आपका C होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब यानी इमेज की बात करें, तो इसमें समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिति के बारे में कि इसकी स्थिति क्या होगी। आप देखिए, आप खुद बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ आपको दिख रहा है? P और F के बीच में। तो P व F के बीच, इसके बीच में दिख रहा है। ठीक है, दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो हम इसमें ये बोलेंगे कि ये आकार की बात कर रहे हैं, साइज की। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब ऐसा। जब गाड़ियों में आप देखते हैं तो एक्चुअल में गाड़ियाँ आपको बहुत छोटा तो होता नहीं है, लेकिन आपको दिखाई छोटा पड़ता है।
तो अगर हम आकार की बात करते हैं तो आकार में आप बोलेंगे छोटा, कैसा, छोटा, आप ये बोलेंगे, ठीक है। प्रकृति की बात करते हैं, जरा यहाँ पे आप गौर करिएगा। प्रकृति में आप बोलेंगे कि आभासी होगा, क्यों, क्योंकि तो कट तो कर नहीं रहा है, कट करते हुए लग रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आभासी, ठीक है। सीधा की उल्टा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सीधा, क्योंकि हमें एक बात तो ये भी पता है, अच्छा गर्दन इसकी भी ऊपर, इसकी भी ऊपर, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और हमें ये बात भी याद है कि जब हम ये कहते हैं कि जब दो परावर्तित किरणें कट करते हुए लगती हैं या हम जबरदस्ती कट कराते हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो देखिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है किस तरीके से, ये ज़्यादा तो है नहीं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के द्वारा दो ही है, दो ही को आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कि उत्तल दर्पण का यूज़ कब किया जाता है और अवतल दर्पण का यूज़ कब किया जाता है, मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम उत्तल दर्पण की ये तो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण इधर लिख देते हैं, ठीक है। जी, इधर अवतल दर्पण, इधर उत्तल दर्पण। अच्छा हम इनके ना उदाहरण की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण में आप देखिए, जैसे हम बात करें पहला अवतल में, चलिए बात कर लीजिए पहले कि जो टॉर्च होते हैं ना, टॉर्च में यानी टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें, जो बल्ब होता है ना आपका, जैसे जलता है तो आप देखते हैं कि ऐसे सिल्वर कलर का आप बल्ब में होता है ना, जो मतलब कि टॉर्च होता है, टॉर्च में देखेंगे तो जो कटोरी होती है ना, कटोरी सिल्वर की गई होती है, ठीक है, सिल्वर की गई होती है और वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हम बात करते हैं इसमें कि जो अवतल दर्पण है उसका यूज किया जाता है टॉर्च में, ठीक है। और जो सर्च लाइटें होती हैं ना, सर्च लाइट, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे कहते हैं कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, वो भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं इसमें कि जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग दर्पण, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो सेविंग दर्पण, इसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने सोलर फर्नेस यानी कि अब इसको बोलते हैं सोलर भट्टी, सौर भट्टी, यानी कि सोलर भट्टी में इसका यूज़ किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सोलर भट्टी। और सोलर भट्टी में ठौ से ठठेरा, हाँ, सोलर भट्टी में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और सोलर भट्टी में इसका यूज़ क्यों किया जाता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको एकत्र करने के लिए, कि जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाएं, इसीलिए हम इनका उपयोग यानी अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टी में भी करते हैं। जो वाहनों की हेडलाइट्स होती है ना, उनमें भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेडलाइट में आप देखेंगे तो जो कटोरी उसमें भी होती है, उसमें भी सिल्वर किया गया होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह बटोर के फिर आगे फेंके, तो वहाँ पर भी हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो वाहनों की हेडलाइट होती है, वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है, इसमें भी यूज़ करते हैं। चलिए उत्तल दर्पण को देख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो जो वाहनों में दर्पण लगाया गया होता है, वाहनों में दर्पण के रूप में, यानी कि साइड मिरर आप बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइड मिरर, यानी कि साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा दुकानों में भी इसका यूज़ किया जाता है, दुकानों में भी हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो दुकानों में क्यों किया जाता है भैया, कि चोर और न घुसे। अच्छा चोर कोई घुस गया, कोई सामान लेके जा रहा है,
तो हम देख पाएँ कि कौन लेके जा रहा है, कौन चोरी कर रहा है। उसके लिए आप जब कपड़ों की दुकानों में जाएंगे ना, या दुकानों में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो अच्छे तरीके की दुकानें होती हैं उसमें इस दर्पण का यूज़ किया गया होता है, ताकि सारी दुकानें हम देख सकें, ठीक है, और सीधा दिखे, इसीलिए हम इस दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारी जो कहानी है आज की, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक कवर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू।